लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो ने ग्रेट थंडर साउंड सेक के महायान सूत्रा के 5वें हेवन को मास्टर कर लिया और यही देखकर मोंग फूशिन काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसे डर था कि शायद किन्मो आगे चलकर उसकी जगह ले लेगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर उलाई यांगकांग के प्रिंस से मिलने पहुंच गए और इसी का फायदा उठाया ली टियानशिंग ने। उसने 1000 पगोड़ा के बाहर मौजूद हर एक मोंग को घायल किया और फिर मौका मिलते साथ ही वहाँ से भाग निकलता है। इधर फूशिन किन्मो के डीमन सूत्रा को स्टडी करते हुए उसमें कई सारी गलतियां निकालने लगा और फिर उसने इसी डिमोनिक सूत्रा का गलत यूज करते हुए किन्मो पर अटैक करना शुरू कर दिए। तब तक यांगकांग के असासिन्स भी वहां पर पहुंच चुके थे और उन्होंने किन्मो समझकर फूशिन को ही मार दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रेट थंडर साउंड सेक का सीन दिखाया गया, जहां पर एक बेल काफी जोरों से बजने लगी। वेल, इस बेल के रिंग होने का मतलब था ग्रेट थंडर साउंड सेक का कोई मॉन्क मारा जा चुका है। तो इस बेल को सुनते साथ ही सेक के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए, मगर मास्टर उलाई काफी ज्यादा शांत थे और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। दरअसल ये सूचना थी फूशिन के मरने की। किन्मो ने देखा कि इस मॉन्क के मरते साथ ही उसकी बॉडी से गोल्डन एनर्जी बाहर आ गई और वो काफी तेजी के साथ साउंड कर रही थी। इसलिए किन्मो फटाफट से एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। वहीं पर असासिन्स भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, हमने किन्मो की बजाय गलत बंदे को मार दिया। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता? हमने तो उसी बंदे पर अटैक किया था जिसने डिमोनिक पावर्स का यूज किया, यानी कि वो मॉन्क ही किन्मो की डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके चलते वो मारा गया। तभी उनका लीडर कहता है कि अब तो हमें कुछ भी करके हेवनली डीमन सेक के मास्टर को मारना ही होगा। किन्मो यहाँ से जिंदा बच के बाहर नहीं जाना चाहिए। वेल, किन्मो ने भी चुपके से इनकी सारी बातें सुन ली थी और अब वो लोग अपनी शुरिकन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए किन्मो पर मुसलसल हमले करना शुरू कर चुके। वहीं पर किन्मो अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से वहाँ जंप लगा रहा था, ताकि जैसे तैसे इन ब्लेड के अटैक से खुद को बचा पाए। और फिर उसने देखा कि ये लोग तो यांगकांग के प्रिंस के लिए काम करते हैं, मगर किन्मो अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं था कि ये लोग यांगकांग के प्रिंस के फैक्शन से ही बिलोंग करते हैं। वहीं पर ड्रैगन किलिंग फटाफट से किन्मो को लेकर वहां से भाग निकला और इधर ये लोग फूशिन की लाश के पास पहुंच गए थे। इन्होंने दोबारा से फूशिन की ब्रीदिंग को चेक किया, क्योंकि फूशिन की मौत इन्हें मुसीबत में डाल सकती थी, मगर वो बंदा क्लियरली डेड था, उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं। सब वो सारे असासिन किन्मो को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए। वहीं पर किन्मो ड्रैगन किलिंग से कहने लगा कि अगर मुझे मरा हुआ नहीं देखना चाहते तो जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाओ, और हाँ, कल से मैं तुम्हारे स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल की खुराक भी बढ़ाने वाला हूँ। अब तो तुम्हें डाइट पर रखने की कोई जरूरत नहीं। वेल, इस सारी बातें बोलते हुए किन्मो काफी ज्यादा परेशान था। उसे ये समझ नहीं आता कि क्राउन प्रिंस के लोगों ने फूशिन को क्यों मारा होगा। इसके दो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि वो लोग मुझे मारना चाहते थे लेकिन गलती से फूशिन को ही खत्म किया, या फिर दूसरा रीजन ये होगा कि फूशिन को मार के वो लोग मुझे फ्रेम करना चाहते। अगर उन्होंने थंडर साउंड सेक को ये बात कन्विंस कर दी कि फूशिन को मैंने मारा है तो मास्टर उलाई मेरे दुश्मन बन जाएंगे और इस तरह से मेरे दुश्मनों का काम आसान हो सकता। वैसे भी वो लोग मुझे मारने के लिए काफी ज्यादा बेताब है। अगर मास्टर उलाई भी उनके साथ मिल गए तो उनका काम आसान हो जाएगा। साथ ही उसे एल्डर ब्लाइंड ने बताई हुई बात याद आने लगी। एल्डर ब्लाइंड ने कहा था कि मास्टर उलाई से मिलने के लिए यांगकांग का प्रिंस आया है और इसी वजह से मास्टर उलाई पगोड़ा छोड़कर सीधे उससे मिलने पहुंच गए। सब इन्हीं सारी बातों को सोचकर किन्मो को काफी ज्यादा टेंशन आ रहा था। वो ड्रैगन किलिंग से कहने लगा कि जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाओ, हमें कुछ भी करके ग्रेट थंडर साउंड सेक के इलाके से बाहर जाना है। तुम सीधे यांगकांग के रास्ते निकल पड़ो। इधर प्रिंस के असासिन्स ने आसमान में कुछ लोग देखे जो कि काफी तेजी के साथ उस इंसिडेंट के लोकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और यांगकांग के असासिन बिल्कुल भी उनके नजरों में नहीं आना चाहते, क्योंकि अगर मॉन्क्स को पता चल गया कि फूशिन को यांगकांग के असासिन ने मारा है तो फिर क्राउन प्रिंस और मास्टर उलाई के दरमियान दुश्मनी हो जाएगी। इसलिए ये लोग काफी तेजी के साथ वहाँ से गायब हो गए। वहीं दूसरी तरफ सारे मॉन्क्स फूशिन की लाश को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि फूशिन इतनी आसानी से मारा गया। दरअसल ये बंदा आगे चलकर मास्टर उलाई की जगह लेने वाला था। तो इसकी मौत यानी कि ग्रेट थंडर साउंड सेक का सबसे बड़ा नुकसान। वेल, यहाँ पर एक टाओइस्ट मास्टर ने तुरंत ही फूशिन की बॉडी को चेक किया और उसकी बॉडी पर जो घाव थे उससे ही पता लग रहा था कि फूशिन ने हेवनली डीमन सेक के लीडर किन्मो के साथ फाइट की है। वो मास्टर बता रहे थे कि भले फूशिन और किन्मो के दरमियान मुकाबला हुआ लेकिन किन्मो के अटैक से इसकी मौत नहीं हुई, बल्कि एक हिडन वेपन से इस पर अटैक हुआ है। और अगर इस हिडन वेपन की बात की जाए तो ये बिलोंग करता है यांगकांग की क्राउन प्रिंस से।
और अब वो लोग फूशिन को मारकर यहाँ से गायब हो गए ताकि सारा इल्जाम किन्मो पर लग जाए। जिस पर दूसरा मास्टर कहने लगा कि फिलहाल हमारे मास्टर ओलाए एक ग्रैंड फ्यूचर के बारे में क्राउन प्रिंस के साथ डिस्कस कर रहे हैं। उसी फ्यूचर पर हमारी आगे की दुनिया निर्भर करेगी। वो लोग यांगकांग के एम्परर ने जो भी रिफॉर्म्स किए थे उसे मिटाना चाहते ताकि डायनेस्टी में बदलाव होकर ये दुनिया दोबारा से पीसफुल हो जाए। एक बहुत ही शानदार प्लान है, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई भी गड़बड़ी हो। अगर मास्टर ओलाई को पता चला कि फूशिन को मारने वाले क्राउन प्रिंस के लोग हैं, तो वो क्राउन प्रिंस के साथ कोई डील नहीं करने वाले और उससे ग्रेट प्लान अधूरा रह के सब कुछ तबाह हो जाएगा। फूशिन की मौत वाकई काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। मुझे इस बच्चे के लिए बुरा लग रहा, लेकिन हम सभी लोग बुद्धा के फॉलोअर हैं। जिंदगी और मौत दोनों भी हमारे लिए एक बराबर। फूशिन तो इस खाल की थैली को छोड़कर अब आजाद हो चुका और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका आफ्टर लाइफ वाला सफर आसान होगा। लॉर्ड बुद्धा उसके सोल की रक्षा करे और इसी तरह से ये सारे लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे। तभी इनमें से जो ईमानदार मास्टर था वो उस बंदे से कहने लगा कि फूशिन को यांगकांग के प्रिंस ने मारा है। हम ये बात छुपा नहीं सकते। मॉन्क्स ने हमेशा सच बोला, तो हम ये बात मास्टर ओलाई से बिल्कुल भी नहीं छुपाएंगे। हालांकि वो दूसरा मास्टर ये बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं अभी मास्टर ओलाई से मिलने जा रहा हूँ और मैं उन्हें बता दूंगा कि हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर किन्मो ने फूशिन की जान ली। उसके बाद मैं माउंटेन से दूर जाने वाला हूँ। मैं ये झूठ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर ही ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट का फ्यूचर टिका है। अगर इसमें मेरी खुद की रेपुटेशन खराब होती है तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होकर हम मास्टर ओलाई और क्राउन प्रिंस को देख पाते हैं। मास्टर ओलाई कह रहे थे कि चलो हमारा प्लान तो फाइनल हो गया। जिस दिन एम्परर यानफेंग की रूलर होगी उस वक्त क्राउन प्रिंस ने यांगकांग में रुकना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप वहाँ पर नहीं रहे तो हो सकता है दूसरे प्रिंस इस मौके का फायदा उठाए। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि आप एकदम सही बोल रहे हैं, मुझे उस वक्त यांगकांग में ही रुकना पड़ेगा, तभी जाकर मैं यांगकांग का रूलर बन सकता हूँ। और उतने में वो मॉन्क वहाँ पर पहुँच गया। वो मास्टर ओलाई को बता रहा था कि हेवनली डीमन सेक्ट का मास्टर वाकई काफी बड़ा कमीना निकला। हमारा मॉन्क फूशिन उसे माउंटेन के नीचे छोड़ने जा रहा था और उस किन्मो ने उसी पर अटैक करके उसे मार दिया। अब ये सुनकर क्राउन प्रिंस भी झूठ मूठ का गुस्सा होने का नाटक करने लगा। वो कह रहा था कि उस कमीने किन्मो की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपके ही माउंटेन पर आकर आपके वारिस को खत्म कर दे। हमने उस डीमन को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि मास्टर ओलाई अभी भी खामोश थे। जिसके बाद उस मॉन्क से पूछने लगे कि चांगमिंग बताओ तुम इस माउंटेन पर कितने सालों से रहते आए हो। जिस पर चांगमिंग जवाब देते हुए बताने लगा कि मैं 209 सालों से ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट का हिस्सा हूँ। तो मास्टर ओलाई उससे कहते कि जाओ जाकर हेवनली डीमन सेक्ट किन्मो के साथ जो करना है उस मैटर को हैंडल करो। मैं तुम्हें इस माउंटेन को छोड़कर जाने की परमिशन देता हूँ। अब ये सुनकर चांगमिंग काफी ज्यादा शॉक हो गया, लेकिन वो मास्टर ओलाई के साथ जबान चलाना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप से वहाँ से निकल पड़ा। चांगमिंग दिल ही दिल में सोच रहा था कि मास्टर ओलाई ने एक ही झटके में मेरे झूठ को पकड़ लिया और अब उन्होंने मुझे ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट से निकाल दिया है। मास्टर ओलाई उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर मैं जिंदगी भर मेहनत करके भी पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इस बॉडी को जाया नहीं होने दे सकता। मैंने ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट का नमक खाया है, तो मैं इस फैक्शन के फ्यूचर के लिए कुछ तो अच्छा जरूर करूंगा। और अब मास्टर ओलाई क्राउन प्रिंस से कहने लगे कि आपको इस मैटर के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं, आप बस कैपिटल में जल्द से जल्द वापस पहुंच जाएं। और रही बात हेवनली डीमन सेक्ट के मास्टर किन्मो को हैंडल करने की, तो उस मैटर को मैं सुलझा लूंगा। तो क्राउन प्रिंस भी तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा, लेकिन वो इतना तो समझ गया था कि मास्टर ओलाई काफी ज्यादा भयानक है। सच और झूठ का पता वो एक ही झलक में लगा सकते। वही दूसरी तरफ चांगमिंग अब माउंटेन के नीचे आ चुका था और तभी क्राउन प्रिंस अपने फ्लाइंग कैरेज लेकर उसके सामने पहुंच गया। वो कह रहा था मॉन्क चांगमिंग मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो प्लीज कैरेज पर पहुंच जाए। तो चांगमिंग भी उसके पास चला गया। वो बताने लगा कि प्रिंस अब मैं ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट का एल्डर नहीं रहा। मास्टर ओलाई ने मुझे अपने फैक्शन से निकाल दिया है, इसलिए अब मुझे मॉन्क कहकर एड्रेस करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा असली नाम है सू चांगमी, तो आप मुझे उसी नाम से पुकार सकते हो। तो बताया आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि आप माउंटेन के नीचे जाकर हेवनली डीमन सेक्ट के मास्टर किन्मो को मारना चाहते थे। अब ये सुनकर चांगमी थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि यही उसका इरादा था। तो अब
तब क्राउन प्रिंस उसे बताने लगा कि कल्ट मास्टर किन्मो काफी ज्यादा शातिर है। मुझे पता चला कि वो नया साल मनाने के लिए अकेले ही ग्रेट डाचू रुइंस में जाने वाला है, तो मैंने ये खबर पूरे कॉन्टिनेंट में फैला दी। साथ ही न जाने कितने ही सारे जीनियस को उसे मारने का ऑर्डर दिया, मगर इसका जो अंजाम हुआ वो काफी ज्यादा भयानक था। डाविस कोयू, लू वेंशु, किंग यू सैनरेन, हॉल मास्टर लियो और वेनरेबल पुशान, ये सारे लोग मारे गए। इतना ही नहीं, डाविस किंग शान भी सैक्रिफाइस हो गए, लेकिन फिर भी वो लोग किन्मो को मार नहीं पाए। डाविस किंग शान का नाम सुनकर चांगमी थोड़ा सा शॉक हो गया। वो कहता है कि डाविस किंग शान तो लाइफ एंड डेथ realm के कल्टिवेटर थे। इनफैक्ट हम दोनों की पावर एकदम बराबर है, तो फिर वो इस किन्मो के हाथों मारे कैसे गए? जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि मैंने तो आपको पहले ही बताया कि किन्मो काफी ज्यादा शातिर है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसके पास इतनी सारी ट्रिक्स होंगी। आफ्टर ऑल वो बंदा हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर है, एक ऐसा सेक्ट जो कि डिमोनिक पाथ पर नंबर 1 माना जाता। किन्मो भले ही बच्चा हो, लेकिन वो काफी ज्यादा भयानक है, इसलिए हम किन्मो के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। मैंने आपको यहाँ पर इन्वाइट इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप भी किन्मो के हाथ का शिकार बनो। अगर आप उस डीमन के हाथों मारे गए तो आपकी 209 सालों की तपस्या जाया हो जाएगी। जिस पर चांगमी कहने लगा कि क्राउन प्रिंस मुझे बताए कि आगे क्या करना है। तो क्राउन प्रिंस उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि आप बस हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर किन्मो को मारना चाहते, लेकिन मैं उस पूरे सेक्ट को ही बर्बाद करना चाहता हूँ ताकि वो ईवल सेक्ट इस दुनिया से पूरी तरह से वाइप आउट हो जाए। अब आप वैसे भी ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के एल्डर नहीं रहे, तो क्यों ना आप मुझे ज्वाइन करें। हम कैपिटल में वापस जाने के बाद एक काफी अच्छा प्लान बना सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग किन्मो भी मरेगा और उसके फैक्शन का भी पूरी तरह से सर्वनाश होगा। और फिर जब मैं खुद तख्त पर बैठूंगा उस वक्त आप अपना खुद का एक फैक्शन बना सकते हो, अपना सेक्ट एस्टेब्लिश करो और फिर वहाँ के खुद ही रुलाए बन जाओ। सो इस तरह से क्राउन प्रिंस ने चांगमी को बहुत बड़ी लालच दिखाई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जिंगमिंग को देख पाते हैं। ये वही बंदा था जिसे किन्मो ने सलाह दी थी कि उसने माउंटेन के नीचे जाकर असली जिंदगी को विटनेस करना चाहिए, तभी जाकर वो अपने कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। सिर्फ महायान सूत्रा को प्रैक्टिस करके वो एक ग्रेट मॉन्क नहीं बन सकता, असली कॉम्बैट का एक्सपीरियंस ही उसे पावरफुल बनाएगा और फिर वो अपनी सारी कमजोरियों से छुटकारा पा सकता है। और यही सारी बातें सोचकर जिंगमिंग बिल्कुल भी कल्टीवेशन पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वो समझ गया था कि किन्मो की बातों में सच्चाई है। अगर उसे वाकई इम्प्रूवमेंट करनी है तो ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट से बाहर जाना पड़ेगा। और इसी वजह से जिंगमिंग ने फैक्शन छोड़कर जाने का फैसला लिया। वो अपने साथ ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट का मैनुअल भी लेके जा रहा था ताकि कभी भी चान टाओइज्म को भूल ना पाए। गेट पर आने के बाद उसने अपने मास्टर के सामने घुटने पर बैठ के अपना सिर झुका दिया। जिंगमिंग का मास्टर नहीं चाहता था कि वो फैक्शन छोड़कर बाहर चला जाए, लेकिन उन्होंने जिंगमिंग के डिसीजन की रिस्पेक्ट की। उससे कहते हैं कि मेरे बच्चे तुम फैक्शन छोड़कर जा रहे हो, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ। लेकिन जिंगमिंग इस पर कोई जवाब नहीं देता। मास्टर उसे बता रहे थे कि समंदर का कोई किनारा नहीं, माउंट सुमेरो ही तुम्हारा घर है, तो यहाँ पर जरूर से वापस आना। इस बात को कभी भी मत भूलना कि तुम ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के मेंबर हो। और अब वो अपने माउंटेन को देखकर कहने लगे कि किन्मो ने जिंगमिंग को बदल दिया। बस उस डीमन की 2-4 बातों से ही जिंगमिंग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। इससे ये बात साबित होती है कि हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर काफी ज्यादा ईवल है। वहीं पर जिंगमिंग एक लंबा सफर तय करके एक मॉर्टल के टाउन में पहुंच चुका था। यहाँ पर उसका पूरा ध्यान है अपने स्क्रिप्चर पर। और तभी उसने देखा कि इस टाउन में तो पूरी तरह से तबाही मच गई, न जाने कितने ही सारे लोग मारे गए थे। यहाँ पर लगातार होने वाली बर्फबारी की वजह से खाने की कमी हो गई। और उतने में एक औरत जिंगमिंग से टकरा जाती है। वो कह रही थी कि क्या तुम्हारा कोई बच्चा है? प्लीज मुझे तुम अपना बच्चा दे दो और मैं मेरा बच्चा तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, लेकिन मैं खुद के बच्चे को नहीं खा सकती, इसलिए तुम मेरा बच्चा खाओ और मैं तुम्हारा खाऊंगी। ऐसा करने से हम दोनों को भी बुरा नहीं लगेगा और हमारा पेट भी भर सकता है। ऐसी भयानक बातें सुनते साथ ही जिंगमिंग ने पैनिक होकर उस औरत को पीछे की तरफ पुश कर दिया। वो सोचता है कि इस टाउन के लोग अपने बच्चे खाने पर उतर आए। इससे अंदाजा लग सकता है कि इन्हें कितनी ज्यादा भूख लगी होगी। और फिर जिंगमिंग के दिल में उस औरत के लिए रहम आया।
भूख एक ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती। तो चांगमिंग अपने बैग से एक बन बाहर निकाल लेता है ताकि उस औरत का पेट भर जाए, मगर उस बन को दूसरे लोगों ने भी देख लिया था, तो वो आपस में ही फाइट करके उस बन को खाने लगे। बस एक बन के लिए वो लोग काफी ज्यादा फाइट कर रहे थे, यानी कि अब यहाँ पर इंसानी जिंदगी की कोई वैल्यू बाकी नहीं बची थी। इन सभी को बस अपने पेट की आग को बुझाना है ताकि इस ब्रूटल वेदर में ये लोग खुद को जिंदा रख सके। जिंगमिंग ने देखा कि उन दो बंदों ने सिर्फ उस बन की खातिर उस औरत को मार दिया और अब वो लोग जिंगमिंग पर भी अटैक कर देते हैं। जिंगमिंग के पास खाना था इसलिए वो सभी लोग उस पर टूट पड़े। हालांकि जिंगमिंग जैसे तैसे खुद को उस भीड़ से बचा लेता है, मगर अब उसके खाने की बैग उन लोगों के कब्जे में थी। उसने देखा कि ये लोग खाने के लिए एक दूसरे को बुरी तरह से पीट रहे हैं, न जाने कितने ही सारे लोग इसमें मारे गए। खैर अब जिंगमिंग का खाना तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन अब उन लोगों की नजर पड़ी जिंगमिंग पर। एक बंदा कह रहा था कि इस मॉन्क की बॉडी से काफी अच्छी खुशबू आ रही, ऐसा फ्रेग्रेंट मीट हमें खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अरे वो बंदा जिंगमिंग को खाने के लिए उसके पीछे लग गया, मगर जिंगमिंग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। उसने एक लंबे अरसे के बाद इंसानी दुनिया की सच्चाई देखी थी। वो काफी ज्यादा मायूस होकर कहने लगा कि मॉर्टल वर्ल्ड तो पूरी तरह से एक जहन्नुम में बदल चुका है। और अब जिंगमिंग इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था कि वो सीधे एक टेम्पल में जाकर गिर जाता है। उसे उम्मीद थी कि टेम्पल एक पवित्र जगह है तो यहाँ पर वो सेफ रहेगा। हालांकि उस टेम्पल में भी कई सारे भूखे लोग थे जो कि जिंगमिंग को घूरने लगे। उतने में ही जिंगमिंग की नजर पड़ी बुद्धा के स्टैचू पर। वैसे तो लॉर्ड बुद्धा को कंपैशन की मूर्त माना जाता, ऐसा कहा जाता है कि उनके सामने ईवल एक सेकंड भी टिक नहीं सकता, लेकिन जिंगमिंग ने अपने सामने जो देखा उससे उसका दिल पूरी तरह से दहल उठा। दरअसल उस स्टैचू के आसपास कई सारी लाशें टंगी हुई थी। कई सारे लोगों को मारकर उल्टा टांग के रखा था ताकि उन्हें भूनकर खाया जाए, और यही सब देखकर जिंगमिंग काफी ज्यादा भड़क गया। उसने तुरंत ही जाकर उनमें से एक बंदे को दबोच लिया, लेकिन जिंगमिंग एक मॉन्क है और इसीलिए वो इंसानों पर अत्याचार नहीं कर सकता था। यहाँ पर उस बंदे को अपने एक ही पंच में मार सकता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उस मासूम की जान ले। उसे पता था कि ये लोग पूरे दिल से ईवल नहीं, बस मजबूर होकर इन्होंने एक दूसरे को खाना शुरू किया है ताकि ये खुद को सरवाइव कर सके। और इसी वजह से जिंगमिंग ने गुस्से में आकर खुद को ही पनिश करना शुरू किया। यहाँ पर वो अपना सिर पटक कर खुद को ही घायल कर रहा था, और फिर उसने फ्रस्ट्रेट होकर अपना एक पंच सीधे बुद्धा के लोटस पर हिट किया, जिससे वो स्टैचू ब्रेक होकर सीधे नीचे कोलैप्स हो जाता है। जिंगमिंग ने बचपन से ही बुद्धा की पूजा की थी, मगर आज उसने ही बुद्धा के स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया। दरअसल जिंगमिंग को ऐसा फील हो रहा था कि अगर वाकई यहाँ पर बुद्धा है तो फिर उन्होंने इन लोगों की हिफाजत क्यों नहीं की। लॉर्ड बुद्धा को तो रहम का प्रतीक माना जाता, तो फिर उन्होंने अपना मुंह क्यों फेर लिया। और उतने में वहाँ मौजूद एक मॉर्टल ने सीधे आकर जिंगमिंग पर पीछे से अटैक कर दिया। अब जिंगमिंग तो चाहकर भी इन मॉर्टल्स को मारना नहीं चाहता था, और इसी वजह से वो मॉर्टल उसे नोच नोच कर खाने लगे। जैसे बुद्धा कोलैप्स हुए थे वैसे ही जिंगमिंग की भी हालत हो गई। जब ये लोग उसे बुरी तरह से पीट रहे थे तब जिंगमिंग बस अपने माउंटेन के बारे में सोचने लगा। वो कहता है, मास्टर उलाई, आप ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट में ध्यान लगाते हो, तो क्या आपकी डिवाइन पावर्स ने आपको मॉर्टल वर्ल्ड नहीं दिखाया? क्या इन मासूमों का दुख और दर्द आपके लिए कुछ भी नहीं है? अब जिंगमिंग तो उन लोगों का खाना बनने के लिए तैयार था, लेकिन उतने में वहाँ पर कुछ सिपाही पहुँच गए। अब सिपाहियों को देखते साथ ही वो सभी लोग जिंगमिंग से दूर हट गए। साथ ही एक सिपाही बता रहा था कि जनरल ये बंदा तो कोई मॉन्क है, इन लोगों ने तो उसे काफी ज्यादा घायल किया है, लेकिन इसकी सांसें अभी भी चल रही है, हो सकता है कि हम इसकी जान बचा लें। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है। जिंगमिंग को होश आ चुका था। उसने देखा कि एक आर्मर पहना हुआ सिपाही उसे दवा खिला रहा। जिंगमिंग को होश में आता हुआ देखकर वो बंदा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और उतने में उन सिपाहियों का जनरल जिंगमिंग से कहने लगा कि तुम्हारी बॉडी देखकर ही पता चल रहा कि तुम एक ट्रेन फाइटर हो, तो फिर तुम इन मॉर्टल्स के हाथों इतने ज्यादा घायल कैसे हो गए? तुम्हारे पास तो खुद को बचाने के लिए पावर्स थी, तो फिर तुमने इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जिस पर जिंगमिंग बताने लगा कि मुझ में कई सारी कमियां हैं। तो जनरल कहने लगा कि कमियां हुई तो क्या हुआ, कमजोरी को हम सुधार सकते। मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो एक इम्पोर्टेंट मिशन में मेरा साथ दे सके। वेल, हम लोग फसल उगाना चाहते ताकि इन लोगों को खाना मिल जाए, लेकिन ये भूखे लोग फसल को ग्रो ही नहीं होने दे रहे, तो मुझे उन फसलों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। साथ ही उस जनरल ने टेम्पल को भी आग लगा दी, क्योंकि इसके अंदर वो लोग थे जो इंसानों को खाकर जिंदा हैं। ऐसे लोग इंसानियत के लिए खतरा थे।
और इसीलिए इन्हें मार दिया गया। जिंगमिंग बस इमोशनल होकर ये सब देख रहा था और उतने में उसे याद आया कि उसका स्क्रिप्चर तो इसी टेम्पल के अंदर है, इसलिए वो फटाफट से उस टेम्पल की तरफ जाने लगता है। मगर उस जनरल ने उसे थाम लिया। वो उससे कह रहा था कि अभी तो तुम्हारी इंजुरीज हील हुई, तुम उस आग में नहीं जा सकते। बताओ तुम्हारी स्क्रिप्चर में कितने पन्ने थे? जिस पर जिंगमिंग ने जवाब दिया कि 2 पेज थे। तो जनरल उससे कहता है कि मेरे दोस्त, अब इस दुनिया को स्क्रिप्चर की नहीं बल्कि आग की जरूरत है ताकि इस सर्दी से खुद को बचा सके। तुम एक काबिल इंसान हो, इसलिए इस मिशन पर मेरा साथ दो। हमने जो भी फसलें लगाई थी अगर वो ग्रो कर गई तो इन लोगों को खाना मिल जाएगा। ये दुनिया तबाही की कगार पर है, अगर इसे बचाना है तो हमें खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक बार ये दुनिया सेफ हो जाए फिर तुम जितने चाहे उतने स्क्रिप्चर पढ़ सकते हो। इनफैक्ट मैं खुद तुम्हें बास्केट भर के स्क्रिप्चर्स ला के दूंगा। जो भी किताब तुम्हें पसंद हो फिर दिन भर पढ़ते रहना। वेल, उस जनरल की बातों में सच्चाई थी। फिलहाल दुनिया तबाही की कगार पर है। यहाँ लगातार हो रही बर्फ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अगर इन मासूम लोगों को खाना नहीं मिला तो हर एक बंदा मारा जाएगा। स्क्रिप्चर्स को पढ़ा इसलिए जाता है ताकि उसमें से नॉलेज गेन करके इस दुनिया में शांति कायम की जाए। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर ये पीस एस्टेब्लिश कहाँ करेंगे? और यही सारी बातें जिंगमिंग को समझ आ रही थी। उस जलते हुए टेम्पल को देखकर कहने लगा कि अगर इस दुनिया में शांति है तो ही स्क्रिप्चर को पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर इस दुनिया में क्यास मचा है तो फिर उस स्क्रिप्चर का क्या फायदा? अगर मैं लोगों को इस तबाही से बचा नहीं सकता हूँ तो फिर मेरा मॉन्क बनने का क्या फायदा? जब दुनिया में क्यास मचेगा उसी वक्त लोगों को हमारे जैसे मॉन्क्स की जरूरत पड़ेगी। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर उस वक्त उन्हें मदद की क्या ही जरूरत। इधर उसका स्क्रिप्चर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। ये स्क्रिप्चर ग्रेट थंडर साउंड सेक की निशानी था, लेकिन अब वो स्क्रिप्चर डिस्ट्रॉय हो गया जो कि जिंगमिंग को अपने थंडर सेक की याद दिला सकता था। जिंगमिंग कहता है कि हेवनली डीमन सेक के मास्टर किन्मो ने एकदम सही कहा था कि असली दुनिया में जाने के बाद ही मैं यहाँ की सच्चाई को देख पाऊंगा। साथ ही उसने ये भी कहा था कि हमें हर वक्त स्क्रिप्चर को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, कभी कभार हमें स्क्रिप्चर के खिलाफ जाकर भी एक्शन लेने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कोई क्राइम किया, तुमने तो बस एक सही फैसला लिया है। तो किन्मो की इन सारी बातों से जिंगमिंग को सच्चाई की रोशनी नजर आई। जिंगमिंग कह रहा था कि भलाई का रास्ता सिर्फ ग्रेट थंडर साउंड सेक से कनेक्टेड नहीं हो सकता। मैं तो अपना रास्ता खुद बना सकता हूँ। मैं अपने लिए खुद एक तथागत बनूंगा जो सिर्फ माउंटेन पर बैठकर ध्यान नहीं लगाता बल्कि इस दुनिया की भलाई के लिए काम करता है। आज के बाद मैं अपने स्क्रिप्चर्स को खुद लिखूंगा। अगर इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे अपने क्लैन को छोड़ना पड़े तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। सो इस तरह से जिंगमिंग भी उस आर्मी की तरफ निकल पड़ा। उसने आर्मी के मिशन को ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया था। ये लोग फसलों को प्रोटेक्ट करते हुए लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल दुनिया के जो हालात थे उसके हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया काम था जिसमें जिंगमिंग खुद को पूरी तरह से झोंक देगा। सो ये था किन्मो की बातों का असर। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम मास्टर उलाई को देख पाते हैं जो कि कह रहे थे कि हेवन के बेटे ने इस दुनिया में कैलामिटी फैलाकर बहुत बड़ा पाप किया। अगर इस कार्मिक फायर को बुझाया नहीं गया तो हेवन का प्रकोप सब कुछ जलाकर राख कर देगा। और अब हमें बादलों के बीच एक डेटी का हाथ दिखाया गया जो कि एक गोड के जरिए इस दुनिया में तबाही फैला रहा था। हमें यांगकांग का रीजन दिखाया गया जहाँ पर अभी भी स्नोफॉल गिरता जा रहा है, लेकिन इंपीरियल सोल्जर्स ने अब जमीन को सींचना शुरू किया था। वो लोग अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ की जमीन को फसल उगाने के लायक बना रहे थे। और उसी वक्त किन्मो भी ड्रैगन किलिन पर सवार होकर उस इलाके में पहुँच गया। वो कह रहा था कि नेचुरल डिजास्टर इस तरह से एक नेशन को बर्बाद नहीं कर सकते। यांगकांग के ऊपर जो डार्क क्लाउड है वो अभी तक वैनिश नहीं हुआ। अगर ये वाकई कोई नेचुरल डिजास्टर होता तो अब तक यहाँ की सिचुएशन संभल जाती। मगर ये तो अच्छा हुआ कि स्नोफॉल अब काफी ज्यादा कम हो चुका। अगर हम थोड़ी भी फसल उगा पाए तो यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। लोग दोबारा से सेटल होना शुरू हो जाएंगे और फिर सब कुछ नॉर्मल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हेवन यांगकांग को तबाह क्यों करना चाहता। यांगकांग ने तो हेवन के खिलाफ कुछ नहीं किया। साथ ही उसने देखा कि सिपाही फिनिक्स बर्ड का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर लदी हुई बर्फ की लेयर को हटा रहे हैं ताकि उस जमीन में दोबारा से बीज
बीज बोए जाए। किन्मो सोच रहा था कि यांगकांग के एम्परर ने इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, यहाँ की डिवाइन ऑर्डर को पूरी तरह से तहस नहस किया ताकि सभी को एक तरह की जिंदगी जीने का मौका मिले, ना कोई ज्यादा अमीर और ना कोई ज्यादा गरीब। एम्परर ने उस डिवाइन ऑर्डर को हटाया जो सालों से यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने न जाने कितनी सारे ग्रेट फैक्शन का सर्वनाश किया। उनकी सीक्रेट टेक्निक अब यांगकांग के लोग इस्तेमाल कर सकते थे और शायद यही बात हेवन को पसंद न आई होगी क्योंकि यांगकांग ने डिवाइन ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस डिजास्टर के पीछे कोई और रीजन हो, बस उसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला। साथ ही वहाँ पर हमें हेवनली डीमन सेक्ट के कुछ बंदे दिखाए जाते हैं तो किन्मो तुरंत ही उनसे मिलने पहुँच गया। उसके वहाँ आते साथ ही उन लोगों ने तुरंत ही किन्मो के सामने अपना सिर झुकाया। तभी किन्मो ने ग्रैनी सी के बारे में पूछने लगा, जिस पर वो लोग कहने लगे कि ना हमने तो ग्रैनी सी को नहीं देखा, वो तो ग्रेट डाचू की रूइंस को छोड़कर कहीं जाती नहीं, तो आपने वहीं जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। हालांकि किन्मो जानता था कि ग्रैनी सी के अंदर मौजूद ली टियानशिंग कभी डाचू में नहीं जाएगा। वो बंदा तो उस ग्रेट रूइन से दूर रहना चाहता है ताकि कोई भी उसे कैप्चर ना कर पाए। अब किन्मो के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो ली टियानशिंग गया कहाँ पर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एल्डर मा और एल्डर ब्लाइंड ने उसे कैप्चर किया हो। तो अब किन्मो उन लोगों से यांगकांग के एम्परर यानफेंग के बारे में पूछने लगा। वो कह रहा था कि यांगकांग में तबाही मच गई, तो क्या यहाँ के एम्परर अभी भी रिलीफ के कामों में बिजी है? जिस पर वो लोग बताने लगे कि यानफेंग एम्परर तो पहला साउथ में गए थे ताकि वहाँ पर वो अपने रिलीफ के एफर्ट्स लगा सके। साउथ में जितनी भी नोबल फैमिलीज थी, एम्परर ने उनके सामने ग्रेन्स की मांग की। वो चाहते थे कि वो नोबल फैमिलीज अपना अनाज उनके हवाले करें ताकि उसी अनाज को गरीबों में बांटा जाए, मगर उन नोबल फैमिलीज ने इसके लिए मना किया। तो जिस भी नोबल फैमिली ने इसके लिए मना किया था, यांगकांग के एम्परर ने उनका खात्मा किया। साथ ही कई सारे करप्ट ऑफिशियल्स ने रिलीफ के फंड में गड़बड़ी की थी, गरीबों को मिलने वाला अनाज उन्होंने चुरा लिया था। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को भी एम्परर ने एग्जीक्यूट करवा दिया और अब साउथ में रिलीफ प्रोवाइड करने के बाद वो नॉर्थ की तरफ निकल चुके हैं। कुछ लोगों ने उन्हें असैसिनेट करने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन उन दुश्मनों के सारे एफर्ट्स नाकाम रहे क्योंकि यांगकांग के एम्परर को मारा नहीं जा सकता। वो डिवाइन ब्रिज रेल्म के एक जीनियस है, साथ ही उनके पास सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स भी हैं, इसलिए यांगकांग के एम्परर को मारना आसान नहीं होगा। तो आप एकदम बेफिक्र हो जाए, यांगकांग के एम्परर पूरी तरह से सेफ है। तो किन्मो से पूछने लगा कि मुझे बताए एम्परर पर जानलेवा हमला किसने किया था, जिस पर वो लोग जवाब देते हुए बताने लगे कि वो बंदा तो बस एक मामूली सा कल्टीवेटर है, उसे टियानसेन के नाम से जाना जाता। साथ ही इस काम में बॉर्डर के उस पार के कुछ पावर हाउसेस भी शामिल हैं। अब ये सुनकर किन्मो थोड़ा सा परेशान हो गया क्योंकि पहला तो बस यांगकांग के लोग ही एम्परर को मारना चाहते थे, मगर अब तो यांगकांग के बाहर यानी कि बॉर्डर के उस पार के लोग भी इसमें शामिल हो रहे। तो अब किन्मो उनसे इंपीरियल एडवाइजर के बारे में पूछने लगा, जिस पर वो लोग बताते हैं कि इंपीरियल एडवाइजर तो अभी तक यांगकांग में वापस नहीं आए और वो फिलहाल कहाँ पर है ये भी हम नहीं जानते। तो किन्मो उनसे यांगकांग के फर्स्ट रैंकिंग वाले ऑफिशियल्स के बारे में पूछने लगा, जिस पर वो लोग बता रहे थे कि फर्स्ट रैंकिंग वाले सारे ऑफिशियल्स अभी भी यांगकांग में हैं। क्राउन प्रिंस अपने फादर के एब्सेंस में सारा कारोबार देख रहे हैं और वैसे भी यांगकांग के सारे ऑफिशियल्स क्राउन प्रिंस के साथ लॉयल हैं। जो सुनकर किन्मो दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्राउन प्रिंस का काम है स्टेट के अफेयर्स पर ध्यान रखना, लेकिन ऐसे मुश्किल हालातों में वो बंदा ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के मास्टर रुलाई से मिलने गया। वो उन लोगों से मिल रहा है जिन्होंने एम्परर को मारने के लिए साजिश रची। भला एक बेटा अपने बाप के ही दुश्मनों से मिलने कैसे जा सकता? और फिर किन्मो को समझ आ गया कि क्राउन प्रिंस तो अपने बाप को ही मारना चाहता है ताकि उस एम्परर की पोजीशन पर अपना कब्जा कर सके। इसलिए वो अपने लोगों से पूछने लगा कि बताओ फिलहाल एम्परर यानफेंग है कहाँ पर? जिस पर वो बंदा कह रहा था कि वो गए हैं बजाओ सिटी, वहाँ पर वो रिलीफ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वैसे उस इलाके में काफी ज्यादा शांति है, तो आप एकदम बेफिक्र रहे, हमें नहीं लगता कि वहाँ पर एम्परर पर कोई अटैक होगा। हालांकि किन्मो जानता था कि ये शांति ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली। जैसे ही क्राउन प्रिंस को कोई सही बंदा मिलेगा वो अपने ही बाप को असैसिनेट करवा देगा। उस क्राउन प्रिंस ने तो बॉर्डर के उस पार से भी फोर्सेस को जमा किया है, तो इस बार अपने बाप को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसलिए अब किन्मो को जल्दी से अपना कोई प्लान बनाना पड़ेगा ताकि वो एम्परर यानफेंग को समय रहते बचा सके। तो किन्मो अपने बंदों से कह रहा था कि मैं यांगकांग के हॉल लीडर से मिलना चाहता हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि हॉल लीडर्स तो सबके सब रिलीफ के कामों में बिजी हैं। वो लोग यांगकांग के अलग अलग सिटीज में पहुंच गए, इसलिए उनसे कांटेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उन सभी को एक जगह पर जमा करने के लिए हमें लगभग 1 या 2 महीने का वक्त लगेगा। जिस पर किन्मो कह रहा था कि ना हमारे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे बताओ क्या ब्लैक एंड व्हाइट गार्डियन एम्परर के साथ है?
तो उन्होंने इस पर हाँ में जवाब दिया। दरअसल ये ब्लैक एंड व्हाइट गार्डियंस किन्मो के हेवनली डीमन सेक्ट से बिलोंग करते थे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद किन्मो तुरंत ही ड्रैगन किलिन पर सवार हो गया। उससे कह रहा था कि अब हमें बजाओ सिटी के लिए रवाना होना है, जो कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी स्पीड को बढ़ाओ और इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए रेड फ्लेम स्पिरिट पिल का खुराक बढ़ा दूंगा ताकि तुम्हें बिल्कुल कमजोरी महसूस न हो। तुम्हें हर रोज दुगना खाना मिलेगा। अब ये सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन तो जोर जोर से हंसने लगा। साथ ही किन्मो ने उसे एक पिल भी खिला दी थी। तो उसे कंज्यूम करने के बाद ड्रैगन किलिन तुरंत ही अपने लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें कुनलुन माउंटेन का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर मास्टर उलाई एक डाओ मास्टर से मिलने आए थे। सो गाइस, ये दोनों बंदे अलग अलग पाथ को फॉलो करते हैं। मास्टर उलाई थे टाओइस्ट और ये बंदा था डाओइस्ट, मगर इन दोनों का मकसद एक है कि इस दुनिया में दोबारा से डिवाइन ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना, तभी जाकर हेवन का गुस्सा खत्म होगा। सो अब मास्टर उलाई उस एल्डर से कहने लगे कि यांगकांग का क्राउन प्रिंस मुझसे मिलने आया था। उन्होंने तो सिर्फ इतनी ही बात बताई, लेकिन वो एल्डर आगे का सब कुछ समझ गया। वो कहता है कि यांगकांग का क्राउन प्रिंस एम्परर की पोजीशन को हथियाना चाहता है, लेकिन उसमें एम्परर वाली कोई बात नहीं। वो अपने बाप के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा कमजोर है, तो ऐसा बंदा कभी भी यांगकांग का रूलर नहीं बन सकता। अगर वो बंदा यहाँ का एम्परर बना तो सब कुछ बदल जाएगा। इस दुनिया में क्योस मचेगा। जो बेटा अपने ही बाप के साथ वफादार नहीं, भला वो अपने नेशन के साथ क्या ही वफादारी करेगा। जिस पर मास्टर उलाई कहने लगे कि मैं भी एम्परर यानफिंग को मारना नहीं चाहता, लेकिन एम्परर खुद ही अपनी तबाही का जिम्मेदार है। उसने एडवाइजर की बातों में आकर यांगकांग में कई सारे बदलाव किए, यहाँ की डिवाइन ऑर्डर को तहस नहस किया, जिसके चलते हेवन का कहर अब स्नोफॉल बनकर उन पर बरस रहा है। इस बर्फबारी ने न जाने कितने ही सारे मासूमों की जान ली। अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो यहाँ पर इससे भी बड़ा डिजास्टर आ सकता है, और फिर तो यांगकांग को बचाना इम्पॉसिबल होगा। तो बताओ मेरे भाई, क्या तुम ये चाहते हो कि यांगकांग पूरी तरह से बर्बाद हो जाए? मैं जानता हूँ तुम लोग एम्परर को मारना नहीं चाहते, लेकिन इसके अलावा हमारे पास भला और क्या ऑप्शन है? एम्परर तो कभी भी हेवन के सामने माफी नहीं मांगेगा। दरअसल ये लोग फिलहाल डाओइस्ट सेक्ट में हैं, जिसे यूशु टेम्पल के नाम से भी जाना जाता। डाओइस्ट मास्टर उलाई से कहने लगे कि तुमने काय हुआंग के बारे में तो सुना ही होगा। उस वक्त एक डिवाइन किंगडम काफी ज्यादा पावरफुल बना था, लेकिन फिर ऐसी तबाही मची कि वो पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया। इस डिजास्टर में न जाने कितने ही सारे लोग मारे गए थे, और फिलहाल मुझे वही चिंता सता रही है कि कहीं यांगकांग दूसरा काय हुआंग न बन जाए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ड्रैगन किलिन को देख पाते हैं, जो कि किन्मो को लेकर काफी दूर पहुंच चुका था। हालांकि ये लोग अभी भी बजाओ सिटी से दूर थे। ड्रैगन किलिन कहता है कि बॉस, अब इससे आगे मैं और भाग नहीं सकता। जो सुनते साथ ही किन्मो ने फटाफट से उसके सामने रेड पिल्स का एक पतीला रख दिया, तो ड्रैगन किलिन तुरंत ही उस पर टूट पड़ता है। किन्मो नक्शे को चेक करते हुए कहने लगा कि बजाओ यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। अगर हम कोशिश करें तो आज रात ही वहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन इससे पहला मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा आराम करो, इसलिए अब हमें एक सेफ लोकेशन ढूंढना पड़ेगा। और तभी किन्मो को वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक घर नजर आता है। तो किन्मो ड्रैगन किलिन से कहने लगा कि देखो सामने एक घर है, मेरे ख्याल से वहाँ पर हम आराम कर सकते, लेकिन सबसे पहला मुझे इस जगह को चेक करना होगा। तो अब किन्मो फटाफट से उस घर के सामने पहुंच गया। वहाँ की चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद किन्मो कह रहा था कि ये घर तो काफी ज्यादा सुंदर है, ऐसा लग रहा कि इसे हाल ही में बनाया गया है। और उतने में ग्रैनी सी उस घर से बाहर आ गई। किन्मो तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर ग्रैनी सी कह रही थी, अरे किन्मो तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मुझे तो लगा था कि कोई भी मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा। मैंने तो बड़ी मुश्किल से एल्डर ब्लाइंड और एल्डर माँ से अपना पीछा छुड़वाया था, लेकिन देखो तो तुमने मुझे ढूंढ लिया। और उतने में ही किन्मो अलर्ट हो गया। वो कह रहा था, जल्दी बताओ तुम हो कौन? मेरी ग्रैनी सी हो या फिर हो ली टियानशिंग? अब ये सुनते साथ ही सीयू को हंसी आ रही थी। वो कह रही थी, किन्मो थोड़ी देर के लिए मैंने उस डीमन को सप्रेस किया है। भले मास्टर उलाई उसे कम्प्लीटली सप्रेस करने में फेल रहे, लेकिन रुलाई ने टियानशिंग की काफी अच्छी धुलाई लगा दी थी, जिसके चलते टियानशिंग कमजोर हो गया। और अब फिलहाल हम दोनों की पावर इवन है। तो हम दोनों ने एक साथ मिलकर एक डील करी। दिन के टाइम पर ये बॉडी मेरी रहेगी और रात के टाइम ली टियानशिंग इस पर कब्जा करेगा। मगर किन्मो को तो ग्रैनी सी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगा कि अगर आप वाकई मेरी ग्रैनी सी हो तो फिर आपने एल्डर ब्लाइंड और एल्डर माँ को चकमा क्यों दिया? बताओ इसके पीछे का क्या मकसद है? आप ग्रेट डाचू की रुइंस में वापस क्यों नहीं गई? जिस पर ग्रैनी सी कहने लगी कि ग्रेट डाचू की रुइंस में जाने से क्या ही फायदा होगा, वहाँ पर तो हर रात डार्कनेस का कहर रहता।
अगर रात के समय ली टियानशिंग ओवर पावर हो गया तो फिर मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन यहीं पर रुककर ली टियानशिंग का गुस्सा थोड़ा सा कम होने दूं। जब वो शांत हो जाएगा तब मैं तुरंत ही ग्रेट डाचू रुइंस में वापस जाऊंगी। लेकिन किन्मो कह रहा था कि ना, मुझे तुम्हारी बहाने समझ नहीं आ रही और ना ही मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन हो रहा। अभी सुनते साथ ही ग्रैनी सी ने सीधे उसके सिर पर फटका लगा दिया। वो कह रही थी, देखो तो तुम इतनी ज्यादा बड़े हो गए कि अपने ही ग्रैनी पर डाउट कर रहे हो। अगर मैं वाकई ली टियानशिंग होती तो कब का ही तुम पर अटैक कर देती। भला ली टियानशिंग तुम्हारे सामने ही सारी कहानियाँ क्यों बनाएगा? जिस पर किन्मो कह रहा था, हाँ आप एकदम सही बोल रही, टियानशिंग तो सीधे मुझ पर हमला कर देता। सो इस तरह से किन्मो को भी अपनी ग्रैनी पर यकीन हो चुका था और अब किन्मो अपनी ग्रैनी के नए बनाए घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर हर एक चेयर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी थी, जो देखकर किन्मो दिल ही दिल में कहने लगा कि ग्रैनी सी को तो कारपेंट्री बिल्कुल भी नहीं आती। देखो तो सारी चीजों को बेकार कर दिया। चेयर्स और टेबल में तो जरा भी सिमेट्री नहीं, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। इनफैक्ट उन्होंने तो बेड को पूरी स्लोप जैसा बना दिया था, जिसमें कोई भी चीज टिक नहीं सकती। तो ग्रैनी सी भी हेजिटेट होते हुए उसे बताने लगी कि दरअसल मैंने फर्नीचर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम देख सकते हो कि मैं उसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मुझे तो ये काम इंसानों के कपड़े बनाने से भी ज्यादा मुश्किल लगा। जिस पर किन्मो कह रहा था कि हाँ, मैं आपके इस अमेजिंग टैलेंट को देख सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए फर्नीचर बना दूंगा। तो फिर किन्मो ने तुरंत ही वुड्स की चॉपिंग और कटिंग शुरू की। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ग्रैनी सी भी ये सब देखकर हैरान हो गई और बस कुछ ही देर में किन्मो ने सारा फर्नीचर रेडी कर दिया। इतना ही नहीं, वो ग्रैनी सी के मिरर को भी साफ कर लेता है और अब किन्मो दोबारा से अपने काम पर वापस लौट गया। कुछ फर्नीचर के पीसेस अभी भी बनाना बाकी थे। तभी ग्रैनी सी उससे कहती कि तुम काफी दिनों से थके हुए हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम इतना ज्यादा काम करो। जाओ जल्दी से थोड़ा सा आराम करो, फिर मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब ये सुनते साथ ही किन्मो दोबारा से उन पर शक करते हुए उनके काफी करीब पहुंच गया। वो कहता है, ग्रैनी, कहीं मेरे सोने के बाद आपका यहाँ से भागने का प्लान तो नहीं है? अब ग्रैनी सी को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस पर जवाब क्या दिया जाए। तो फिर वो थोड़ा सोचने के बाद कहने लगी कि ना, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। जो सुनकर किन्मो की भी जान में जान आ गई। वो कह रहा था कि मैंने ऑलमोस्ट आपका सारा फर्नीचर बना लिया है, इसलिए अब मैं भी थोड़ा सा आराम करूंगा। थोड़ी देर बाद ग्रैनी सी ने देखा कि किन्मो ने उस कमरे को काफी अच्छे से सजा के रखा और ये सब देखकर ही वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वहीं पर किन्मो टेबल पर सोया हुआ था, तो ग्रैनी सी उसका भी जाकर लाड़ करने लगी। वेल, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ग्रैनी सी काफी ज्यादा मायूस है। उनकी हालत ऐसी थी कि वो चाहकर भी अपने प्यारे किन्मो के साथ रह नहीं सकती। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ली टियानशिंग किन्मो पर अटैक कर देगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम डाविस्ट मास्टर को देख पाते हैं। वो बता रहे थे कि जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, जिसे हमने बिना फिक्र करे गुजारना चाहिए। मगर अब यहाँ पर इसी जिंदगी को बचाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल हो रही। कुछ सालों पहले यहाँ पर एक डिवाइन ऑर्डर एस्टेब्लिश था। उस वक्त सभी लोग आराम से रह सकते थे। हर एक मेजर फैक्शन ने अपने कुछ नियम और कानून बनाए थे और दुनिया उस पर आराम से चल भी रही थी। सो अगर अब हमें दोबारा से दुनिया को पहले जैसा बनाना है तो हमें एक नए एम्परर की जरूरत पड़ेगी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें बजाओ सिटी दिखाई गई, जहाँ पर यांगकांग के एम्परर यानफिंग पहुँच गए थे। वो अपने जनरल से पूछने लगे कि बताओ कि यहाँ के लोगों को खाना मिल चुका है? इन 24 घंटों में यहाँ पर कितने लोगों की मौत हुई? जिस पर वो जनरल कहते हैं कि ना, आज यहाँ पर कोई मौत नहीं हुई। हमारे कोर्ट ने जो अनाज का कॉन्वॉय भेजा था वो सेफली यहाँ पर पहुँच गया। साथ ही हर एक घर का बंदा अपने हिस्से के अनाज को हासिल करने भी चला गया। इतना ही नहीं, हमने इन्हें पकाया हुआ खाना भी सर्व किया ताकि इनमें थोड़ी सी जान आ जाए। कई दिनों के बाद यहाँ के लोगों को पेट भर के खाना मिला है। जिस पर एम्परर कह रहे थे कि हमारे आने से पहले न जाने कितने ही सारे लोग मारे गए होंगे। अब सभी लोगों को यही लग रहा कि सुधार करने का मेरा फैसला गलत था, क्योंकि उन्हें पहली वाली दुनिया ही पसंद आई। जब यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर था तब लोगों के पास ढेर सारा खाना और पहनने के लिए कपड़े थे, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर बदलाव किए सब कुछ बदलना शुरू हो गया। अब लोगों को लगता है कि मैं काफी ज्यादा एम्बिशियस हूँ और मैंने खुद के फायदे के लिए यहाँ पर सुधार किए थे। मैं बस यांगकांग की टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था और इसी वजह से मैंने न जाने कितने ही सारे मेजर फैक्शंस को डिस्ट्रॉय किया, जबकि असल में तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने तो बस यहाँ पर इक्वालिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। लोगों को लगता है कि मेरी वजह से हेवन हम पर नाराज हो गया और उसने डिवाइन पनिशमेंट के तौर पर यांगकांग को बर्बाद कर दिया। वेल, यहाँ पर एम्परर यानफिंग काफी ज्यादा
गुस्से में थे क्योंकि उन्होंने कभी भी मासूम लोगों की जान लेने के बारे में नहीं सोचा। वो वाकई एक लॉयल एम्परर हैं। उन्होंने तो खुद होकर ही लोगों में खाना बांटना शुरू किया। बड़े बड़े जनरल इस खाने के पॉट को लोगों तक पहुंचा रहे थे। यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी बोल लेकर एम्परर के सामने पहुंच गई। उस मासूम सी बच्ची की हालत देखकर ही एम्परर का दिल मानो दहल उठा। अपने आवाम की ऐसी हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। वहीं पर उस छोटी बच्ची ने ग्रैनी को अपना सूप पिला दिया क्योंकि उस ग्रैनी को काफी ज्यादा सर्दी लग रही थी। तो एम्परर ने तुरंत ही जाकर उस औरत को अपने गर्म कपड़े पहना दिए। वो कहने लगे कि जिन लोगों के पास पहले ढेर सारे कपड़े और खाना था वो लोग कॉमन तो थे ही नहीं। उन्होंने हमेशा दूसरों को लूट कर ढेर सारा पैसा कमाया। गरीब और ज्यादा गरीब हो गया और अमीरों की दौलत और भी ज्यादा बढ़ती गई। मैं इसी फर्क को तो मिटाना चाहता था, लेकिन हेवन को मेरी ये बात पसंद नहीं आई। इधर डाउइस मास्टर उलाई से पूछने लगा कि बताओ क्राउन प्रिंस ने तुमसे कौन सा वादा किया है जो तुम उसकी मदद करने तैयार हो गए। जिस पर मास्टर उलाई कहते कि ना, मैंने उससे बदले में कुछ भी नहीं मांगा। मैं तो बस यांगकांग के हालातों को सुधारना चाहता हूँ। यहाँ पर जो हेवन का कहर बरस रहा है, हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा, वरना काई हुआंग की इरा की शुरुआत होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वेल, डाउइस मास्टर काफी केयरफुली मास्टर रुलाई को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो जानना चाहते कि कहीं रुलाई उनसे झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन रुलाई की आंखों में उन्हें सच्चाई नजर आई। रुलाई तो बुद्धा के फॉलोअर हैं, इसलिए उन्हें झूठ बोलना पसंद नहीं था। लास्ट टाइम जब रुलाई के फॉलोअर ने किन्मो को फंसाने की कोशिश की थी, तब रुलाई ने उस बंदे को अपने फैक्शन से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर हम देख पाते कि डाउइस मास्टर की ऑरा काफी तेजी के साथ फैल रही थी। वो मास्टर रुलाई के दिल को परखना चाहते हैं और काफी देर तक उन्हें ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें मास्टर रुलाई की बातों पर यकीन हो गया। और अब मास्टर ने फटाफट से अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। वो मास्टर रुलाई को बता रहे थे कि मैंने न जाने कितनी सालों से अपनी सोड का यूज नहीं किया। वो तलवार एक लंबे अरसे से अपने म्यान में मौजूद है। मेरे सामने तो बस अभी एक ही सवाल है, क्या वो तलवार अभी भी धारदार होगी या फिर उस पर भी जंग लग गया? क्या मेरी तलवार में वो दम है जो एम्परर यानफिंग को मार पाएगी? दरअसल वो तलवार के साथ साथ अपनी एबिलिटीज पर भी सवाल उठा रहे थे। उन्होंने एक लंबे अरसे से किसी भी बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया, मगर आज उन्हें दोबारा से तलवार उठाने पर मजबूर होना पड़ा। उनके हिसाब से एम्परर यानफिंग को मारने के बाद ही यांगकांग को बचाया जा सकता। अब यांगकांग के कहर के पीछे क्या एम्परर यानफिंग था या फिर कोई और रीजन है, ये तो हमें फिलहाल बताया नहीं गया। हो सकता है कि इस डिजास्टर के पीछे कोई और वजह हो, मगर फिलहाल तो सभी लोग एम्परर यानफिंग को मारना चाहते हैं। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ग्रैनी सी को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा मायूस होकर किन्मो के पास बैठी थी। अचानक से ग्रैनी सी को तकलीफ होना शुरू हो गई। दरअसल ली टियानशिंग बाहर आने की कोशिश कर रहा था, तो ग्रैनी सी जैसे तैसे खुद को संभालती हुई अपने शीशे के सामने पहुंच गई। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि मास्टर रुलाई ने मुझे इस इनर डीमन से आजाद होने का रास्ता बताया था। उन्होंने कहा कि ली टियानशिंग मेरी खूबसूरती का दुश्मन है। वो मेरी बॉडी पर इस चेहरे की वजह से ही कब्जा करना चाहता है। तो अगर ये चेहरा ही खूबसूरत नहीं रहा तो ली टियानशिंग कभी मेरे पास नहीं आएगा। उसे मेरी बॉडी छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अब ताकत के मामले में तो मैं उसे हरा नहीं सकती, लेकिन मैं खुद के चेहरे को खराब तो कर ही सकती हूँ। तो उन्होंने काफी ज्यादा हिम्मत करते हुए अपनी सीजर्स को उठा लिया। अपने ही चेहरे को डैमेज करना किसी भी पर्सन के लिए आसान नहीं होता, मगर ली टियानशिंग से पीछा छुड़वाने के लिए ग्रैनी सी ने करेज जोड़ लिया। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये चेहरा ही मेरा दुश्मन है, इसी की वजह से मैंने हमेशा स्ट्रगल को फेस किया। और फिर उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए अपनी गालों पर कट लगा दिया। वहाँ पर हम खून को भी देख पाते हैं, लेकिन ये खून ग्रैनी सी का ना होकर किन्मो का था। उसने उनके चेहरे को डैमेज होने से बचा लिया था। वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर उनसे पूछने लगा कि आप ऐसा क्यों करना चाहती हो, जिस पर ग्रैनी सी बताने लगी कि मैं तुम में से किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहती, खासकर तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जब तक ली टियानशिंग मेरे साथ है तब तक तुम सबकी जान पर खतरा बना रहेगा। अब ये सुनते साथ ही किन्मो रोने लगा। वो कहता है ग्रैनी, ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैंने तो कभी आपको ब्लेम नहीं किया। इनफैक्ट हमारे ग्रैंडपास में से कोई भी आपको ब्लेम नहीं करेगा। वो सब जानते हैं कि आप उनसे कितना ज्यादा प्यार करती हो। पिछले 40 सालों से आपने क्या कुछ सहन नहीं किया। 40 सालों तक आप अपना चेहरा भी किसी को दिखा नहीं पाई। अगर आपकी जगह मैं होता तो सिर्फ 1 या 2 दिन ही इस सबको मैनेज कर पाता। इनफैक्ट कोई भी
बंदा 40 सालों तक अपने चेहरे को छुपा नहीं सकता। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर आपकी जगह कोई और औरत होती तो उसे भी अपना खूबसूरत चेहरा देखने की ख्वाहिश रहती और इसी वजह से आपने भी मिरर को चेक किया होगा। मगर आपको हर रोज शीशे में एक बूढ़ी औरत नजर आई। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब तक ये ली टियानशिंग जिंदा है तब तक आपको ऐसी ही जिंदगी जीनी पड़ेगी। मगर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं कुछ भी करके उस ली टियानशिंग से निपट लूंगा। कोई ना कोई ऐसा तरीका मिलेगा जिससे हम ली टियानशिंग को पूरी तरह से मिटा सके। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी जिंदगी को दोबारा से वापस जरूर लौटाऊंगा। आपको फिर शीशे से डरने की कोई जरूरत नहीं। मेल किन्मो की ये सारी बातें सुनकर ग्रैनी सी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो जानती थी कि ली टियानशिंग की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और वो चाहकर भी अपने साथियों की कोई मदद नहीं कर पाएगी। तभी किन्मो उनसे कहता है कि अब दोबारा कभी अपने चेहरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। मैं नहीं चाहता कि आप उस ली टियानशिंग की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाओ। खैर अब मुझे बजाओ सिटी के लिए निकलना होगा। अब ये सुनते साथ ही ग्रैनी सी उससे पूछने लगी कि तुम बजाओ सिटी क्यों जाना चाहते हो? वहाँ पर तुम्हारा अचानक से ही क्या काम आ गया? जिस पर किन्मो जवाब देते हुए बताने लगा कि एम्परर यानफिंग की जान खतरे में है। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो एम्परर मारे जाएंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।